पिछली क्लास में हमने शोध क्या है इस पे एक बहुत लंबी बातचीत की थी, बहुत गंभीर बातचीत हुई थी। और उस दौरान हमने रिसर्च का पर्यायवाची है हिंदी में शोध, और शोध के लिए और भी जो शब्द प्रयोग होते रहे हैं जैसे कि अनुसंधान, गवेषणा, अन्वेषण, तो हमने मूलतः शोध और अनुसंधान पे बात की है कि हिंदी में रिसर्च के स्थान पे ये दो शब्द सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं, शोध और अनुसंधान। हमने इन दोनों शब्दों के भीतर जो अर्थ निहितार्थ है, जो अर्थ है, उस पे हमने बहुत विस्तार से बात की थी और एक समझ हमारी बन गई थी कि शोध और अनुसंधान रिसर्च के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते रहेंगे आगे भी, लेकिन दोनों के चरित्र में, दोनों के कैरेक्टर में, दोनों के भीतर जो अर्थ छिपा है उसमें कुछ बुनियादी अंतर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो विद्वानों ने क्या शोध को कैसे परिभाषित किया है, उन सबको देखते हुए हमने अपनी एक मुकम्मल राय बनाने की कोशिश की थी कि शोध हम किसे कहेंगे या शोध होता क्या है। आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा शोध की अर्हताएं, क्वालिटीज ऑफ रिसर्च, या गुण भी कह सकते हैं। अर्हता शब्द जो है, एलिजिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि अगर आप शोध करने आ रहे हैं तो वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिन योग्यताओं को लेकर के आपको शोध की तरफ आगे बढ़ना होगा। वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जिन तत्वों के साथ अगर आप शोध करते हैं, या ऐसा माना जाता है या ये सही है कि ये तत्व लेकर, ये क्वालिटीज लेके, ये अर्हताएं लेकर आपको शोध करना चाहिए। और यहीं से इस बात को उलट दीजिए तो एक बात और आ जाती है कि एक अच्छे शोधार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। बस बात वही है, यानी कि शोध, एक अच्छे शोध के लिए जो मांग है, जिन तत्वों की मांग है, उस मांग को अगर कोई शोधार्थी पूरा करता है तो वो क्या हो जाता है, एक शोधार्थी का गुण हो जाता है, और उन गुणों को आत्मसात करके वह एक बेहतर शोधार्थी बनेगा। तो तात्पर्य यह है कि शोध की अर्हताएं या शोध के गुण से मतलब यह है कि वे एलिमेंट्स, वे तत्व, वे प्रक्रियाएं, जिन प्रक्रियाओं का पालन करके, जिन तत्वों को शोध के दौरान समाहित करके जब शोध किया जाता है तो वह शोध क्या होता है, विश्वसनीय होता है, प्रामाणिक होता है, उपयोगी होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, और उसमें स्पष्टता होती है। जाहिर सी बात है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था कि शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो एक चरण से हम उसको लेकर के गुजरते हैं और एक दिशा तय करते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, सामग्री संकलन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तमाम तरह की प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। तो उन प्रक्रियाओं को जब हम पूरा करते हैं तो वह शोध जो है वह प्रामाणिक होता है, उपयोगी होता है, विश्वसनीय होता है, और समाज और दुनिया के लिए वो कारगर होता है। अब वे कौन से तत्व हैं, वे कौन सी अर्हताएं हैं, या वे कौन से गुण हैं जिन गुणों के आधार पर एक शोधार्थी को एक बेहतर शोध करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन सब में सबसे पहली अर्हता जो विद्वानों ने बताई है वो है ज्ञात सामग्री से अज्ञात की ओर बढ़ना। पहली बात जो है, ज्ञात सामग्री से अज्ञात की ओर बढ़ना। ठीक है, रिसर्च के बारे में कहा गया व्हाट इज रिसर्च। ठीक है, व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात क्या है, रिसर्च है। इसी बात को आप समझिए। ठीक है, ज्ञात, ठीक है, ज्ञात सामग्री से अज्ञात की ओर बढ़ना। और वही बात यहां आ रही है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। अब इस टर्म को जब आप डिफाइन करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि कुछ चीजें आपके पास है, कुछ आइडिया है, कुछ तथ्य हैं, कुछ विचार है, कुछ संकल्पनाएं हैं। ठीक है, और उन संकल्पनाओं के सहारे, उन टूल्स के सहारे, उन सामग्रियों के सहारे जिनका आप अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, और तब जाकर आप किसी एक जो अब तक अजनबी है, ठीक है, यानी कि जो उद्देश्य, जहां तक आपको पहुंचना है, जो फाइंडिंग्स जो अब तक अजनबी है, वहां आपको कुछ ज्ञान के सहारे धीरे धीरे वहां तक
पहुंचना है। ठीक है, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं वो ज्ञात हो जाता है। समझिए इस बात को, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं वो ज्ञात हो जाता है और फिर उस ज्ञात का सहारा लेकर आप किसी और अज्ञात की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सिलसिला है। जैसे उदाहरण से समझाऊंगा तो ज्यादा बात स्पष्ट होगी। मान लीजिए मंगल पे कोई सैटेलाइट भेजा जाता है, ठीक है, कि जाइए आप पानी की खोज कीजिए या बताइए कि वहां पे जीवन संभव है या नहीं संभव है। कुछ उद्देश्य लेकर के भेज दिया गया, वहां गया तो उसको कुछ ऐसी चीजें मिली, ठीक है, जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की थी। लेकिन जो चीजें मिली उन चीजों ने और चीजों के बारे में जानने के दरवाजे क्या कर दिए, खोल दिए, खिड़कियां खोल दी। शोध के साथ ऐसा होता है कि आपके पास कुछ तत्व है, उनका आप अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं और फिर जो एक अज्ञात है उस अज्ञात की ओर आप आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात जो है वो यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये शोध की पहली अर्हता है। इसमें एक बात और स्पष्ट है कि शोधार्थी को पहले से ही कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले से ही मान लेंगे, पहले से ही आप जजमेंटल हो जाएंगे तो वो जो खूबसूरत अज्ञात अजनबी आपके सामने जो प्रस्तुत होने वाला है वह प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बारे में आपने एक धारणा बना ली है। आई बात समझ में? तो पहली अर्हता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। चूंकि शोध एक प्रक्रिया है, जब आप करते जाते हैं, शोध करते जाते हैं, काम करते जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा स्कोप उसमें खुलता जाता है और उस खुलने की प्रक्रिया में आप नई नई चीजों को जानते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। इसलिए ये कहा गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शोध एक यात्रा है। ठीक है, दूसरी जो अर्हता है, ठीक है, चौक कहां गया, वह है निरीक्षण और परीक्षण, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ठीक है, वो है निरीक्षण और परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। निरीक्षण और परीक्षण में क्या होता है कि शोध के लिए आप अनेक सारे तथ्यों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। सामग्री संकलन उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अनेक तथ्यों का जब संकलन होता है तो उस संकलन के बाद आप यह ध्यान देते हैं, आप यह समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रामाणिक तथ्य हैं जिन प्रामाणिक तथ्यों के सहारे मुझे अपनी शोध की गति को आगे बढ़ाना है, या किन किन प्रामाणिक तथ्यों का सहारा लेकर के यह जो शोध है वह आगे बढ़ेगा, अपनी यात्रा की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे में जो प्रामाणिक तथ्य हैं उन प्रामाणिक तथ्यों को ही स्वीकार करना चाहिए। जो तथ्य आपके सामने हैं उनकी प्रामाणिकता जो स्पष्ट हो चुकी है, उन प्रामाणिक तथ्यों को ही स्वीकार करना चाहिए। जिन तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है उन फैक्ट्स को लेकर के, अगर आप उसे अपने शोध में शामिल कर लेते हैं और किसी आप कंक्लूजन या निर्णय पे पहुंचते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस तथ्य का आपने सहारा लिया था वो तथ्य पूरी तरह से सत्य नहीं था, तो आपकी पूरी संकल्पना जो है, आपका पूरा काम जो है वह संदेह के दायरे में जा सकता है। इसलिए एक बहुत बारीक निगाह एक शोधार्थी को रखनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि शोध क्या है? शोध एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है ना, जिसमें विज्ञान भी है और एक कला भी है। कला का विज्ञान है। शोध के बारे में कहा जाता है कि यह एक कला का विज्ञान है। बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ आपको साइंटिफिक बने रहना पड़ता है, क्योंकि कलात्मकता की जरूरत आपको पड़ेगी। जब आप समाज विज्ञान, लिटरेचर, समाज शास्त्र या मानविकी के जितने भी विषय हैं उन विषयों पे जब आप शोध करेंगे, उन पे जब आप काम करेंगे, तो मानवीय संवेदना, कल्पना, आसपास की चीजों को तथ्यों के हवाले से देखने की जो निगाह है उसमें एक कलात्मकता चाहिए। लेकिन उस कलात्मकता के साथ वैज्ञानिकता भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कलात्मक बने रहेंगे तो हो सकता है आप बहुत भावुक हो जाएं
और बहुत भावुक हो जाएंगे तो आपका रिसर्च बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कलात्मकता के साथ वैज्ञानिकता यानी कि दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया कि निरीक्षण बहुत जरूरी है उन तथ्यों का, उनकी प्रामाणिकता का, जिनका सहारा लेकर के आप रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, अब निरीक्षण करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जिस विषय पे शोध हो रहा है, करने आप जा रहे हैं, उस विषय से जुड़े हुए पहले के जो शोध हैं या जो पहले के जो निष्कर्ष हैं, उनको ध्यान से देखना, उनका अवलोकन करना, उनका मूल्यांकन करना, यह निरीक्षण की बहुत बुनियादी बात है। किसी भी विषय पे जब आप काम करने जा रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो काम है, जो रिसर्च हो चुका है, उन संकल्पनाओं को, उन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, उनकी बारीकियों को, सूक्ष्मताओं का गहराई से अवलोकन करना, पहली बात। और दूसरी बात कि आज से 20 साल पहले वो रिसर्च हुआ है, 30 साल पहले जो रिसर्च हुआ है, आज संभव है कि उस विषय से जुड़ा हुआ नया तथ्य आपके सामने हो सकता है, नई बात आपके सामने हो सकती है। तो दूसरी बात क्या होती है कि आज के समय में उस विषय से जुड़ा हुआ जो तथ्य है या जो विषय है या जो संदर्भ है, उसको जोड़ देने पर पुराना जो शोध हुआ है उसकी जो कमियां हैं या जो न्यूनताएं हैं, उसको आप क्या करते हैं, दूर करते हैं। और जब दूर करते हैं, उसे शामिल करते हैं, तो आपके पास एक तर्क होता है, फैक्ट्स होते हैं। आप हवा में कोई बात नहीं करते हैं, आप आधार और प्रमाण के साथ उस बात को आप क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो निरीक्षण बहुत मूल्यवान अर्हता है शोध के लिए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि मीरा के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक बहुत प्रचलित बात है कि मीरा को राणा ने क्या किया था, विष दिया था। आप मान लीजिए मीरा के जीवन पे शोध करने चले, ठीक है, आपने कल्पना कर ली कि अरे यार, कौन विष देने गया होगा मीरा को, वो तो जनता का मुंह बंद करने के लिए एक बात कह दी गई होगी। ठीक है, ये आपकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, आपकी सोच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस एक कल्पना के आधार पर आप मीरा के जीवन से इस पूरे तथ्य को गायब कर दें, इस तथ्य को स्वीकार ही ना करें, यह गलत किस्म का निरीक्षण होगा। आपको तथ्यों और प्रमाणों के हवाले से इस बात को जानना होगा, इसको टेस्ट करना होगा। परीक्षण फिर आता है जब आप निरीक्षण कर लेते हैं तथ्यों के हवाले से कि किन किन तथ्यों का सहारा लेकर मुझे शोध की गति में आगे बढ़ना है, तब आप परीक्षण करते हैं। इसलिए हर उस एक तथ्य का, फैक्ट का महत्व है जो आपके शोध को प्रामाणिक, बेहतर, विश्वसनीय, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ बना सकता है। वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, कि बिल्कुल आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपनी उस प्रस्तुति को या अपने रिसर्च को आप मुकम्मल बना सकें। ठीक है, और जब परीक्षण का कार्य आरंभ होता है इसके बाद, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है परीक्षण में। पहले के जो शोध हुए हैं, उन शोधार्थियों ने क्या संकल्पनाएं दी है, लेखकों, विचारकों या आलोचकों ने या किसी और व्यक्ति ने उससे संबंधित क्या स्टेटमेंट जारी किया है, क्या बात की है। ठीक है, तो उन सब चीजों का परीक्षण करते हुए आपके पास आज वर्तमान में जो तथ्य हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसके हवाले से आप देखते हैं कि इनमें से क्या ग्रहण करने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक नहीं है। उसकी जो कमियां हैं आप तार्किक ढंग से, प्रामाणिकता से उसको बताते हैं, और उसके जो अच्छे तत्व हैं, उन अच्छे तत्वों को, अच्छे तत्वों से मेरा मतलब प्रामाणिक तत्वों का, उनका सहारा लेकर के आप अपनी शोध में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरी अर्हता है, ठीक है, वो है निरीक्षण और परीक्षण। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि शोधार्थी बनना कितना गंभीर किस्म का काम है। ठीक है, बहुत श्रमसाध्य और बहुत गंभीर किस्म का काम है। इसलिए डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। जब आप किसी विषय पे शोध करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। ठीक है, और क्या पीएचडी की जो डिग्री होती है ना, तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जिस विषय पे आपने काम किया है आप उसके दार्शनिक हैं। समझ रहे हैं ना, दार्शनिक का मतलब दर्शन से ही दुनिया के सारे विषय निकले हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी एक्सपर्टीज आपको हो जानी चाहिए उस विषय में, और वो एक्सपर्टीज कब होगी, जब इन सब प्रक्रियाओं से होकर के आप गुजरेंगे। काम चोरी करेंगे, ठीक है ना, काम टालेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे, यहां से वहां से, वहां से वहां से उठाएंगे, तो फिर आप
शोध की जो अर्हताएं हैं उसको आप पूरी नहीं कर पाएंगे, या जो शोधार्थी का जो गुण है उसे आप पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा जो गुण है वह है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या को एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं। व्याख्या एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, व्याख्या को भी एक अर्हता के रूप में स्वीकार किया गया है या स्वीकार किया जाना चाहिए। अब दरअसल व्याख्या है क्या? व्याख्या को बहुत आसान शब्दों में अगर समझना हो तो क्या होता है, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके पास कविता की 4 पंक्तियां होती हैं, 10 पंक्तियां होती हैं, या कोई गद्यांश का एक हिस्सा होता है और कहा जाता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, कहा जाता है ना। तो एक एक पंक्ति में जो अर्थ छिपा हुआ है, जो भाव छिपा हुआ है, आप उसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। सामान्यतः व्याख्या का काम भाव को शब्द देना है, या भाव के स्तर को तर्क के स्तर पर लाने की जो एक बौद्धिक ऊहापोह वाली जो स्थिति होती है, या जो बौद्धिक प्रतिभा होती है, उसे हम व्याख्या कहते हैं। ठीक है, व्याख्या के लिए बौद्धिक ऊहापोह की सहायता ली जाती है। ठीक है, और व्याख्या के कारण ही खास तौर पे मानविकी और साहित्य के जो विषय हैं उनमें नवीनता आती है कि आपने तथ्यों की कैसे व्याख्या की है, उसका विश्लेषण कैसे किया है। शोध में जब हम रिसर्च पढ़ रहे थे तो रिसर्च के एक एक लेटर का क्या मतलब होता है जब हमने देखा, तो ए फॉर क्या था? एनालिसिस था, व्याख्या और विश्लेषण। यही काम करना होता है, लेकिन व्याख्या और विश्लेषण से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो सामग्री संकलन और गंभीर अध्ययन की हैं। जब तक आप उस विषय या उस विषय से जुड़ी हुई बाकी सारी चीजों को आप गहराई से पढ़ नहीं लेते, तब तक आप तार्किक और संतुलित व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए कबीर की कविताओं की व्याख्या करनी है, या किसी 2 कवियों की तुलना आपको करनी है। ठीक है, तो जब तक दोनों कवियों की कविताओं का गहराई से आप अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों कवियों की कविताओं को सामने रख करके उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो व्याख्या के लिए गंभीर अध्ययन की मांग एक बुनियादी शर्त है, और शोध की जो अर्हताएं हैं या शोधार्थी का जो गुण है उसमें व्याख्या की प्रतिभा उसके पास होनी चाहिए। यह एक बुनियादी शर्त है, तभी जाकर वह अपने निष्कर्ष दे पाएगा, तभी जाकर वह जो बताना चाहता है, उसने जो फाइंडिंग्स जो प्राप्त किया है उसको गहराई से क्या कर सकेगा? समझा सकेगा। आई बात समझ में? चौथा जो गुण है इसके बाद, व्याख्या के बाद, वह है अध्ययन की वैज्ञानिकता, साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी। चौथा जो गुण है वह है अध्ययन की वैज्ञानिकता। अध्ययन की वैज्ञानिकता, इसको हम साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी कहते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी, ये चौथी महत्वपूर्ण अर्हता है या एक गुण कह लीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मामला जो है वो आसान मामला नहीं है। अब आप कैसे ये कहेंगे कि आपका जो अध्ययन है वो बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, बहुत वैज्ञानिक होना चाहिए, और इसे तय कौन करेगा कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो बहुत वैज्ञानिक है? दरअसल होता क्या है, अध्ययन की वैज्ञानिकता आती कैसे है? होता क्या है कि जैसे कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, ठीक है, आप ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाओं, अलग अलग जुड़े हुए विषयों को आप खूब पढ़ रहे हैं, और उस पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है।
साथ ही साथ आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है आपके नॉलेज में। पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, दिल में है, अध्ययन करते करते आपने अपना एक स्तर बना लिया। अचानक से पढ़ते हुए आपको कोई बात, कोई सवाल ट्रिगर करती है, ठीक है, कोई सवाल चुभती है, कोई जिज्ञासा आपके मन में खड़ा हो जाता है। और वो जिज्ञासा क्यों, वो प्रश्न क्यों खड़ा होता है, वो जिज्ञासा क्यों? क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है, उसी के बीच से लगा कि अरे ऐसा कैसे होता है, या ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। आपने कुछ और चीजें पढ़ी है, वो भी एक साथ आकर के वहां जुड़ने लगी और एक प्रश्न आपके बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही वो प्रश्न खड़ा होता है, आप अपने अध्ययन को एक वैज्ञानिक क्रम में विभाजित कर देते हैं। सवाल पैदा हुआ आपके मन में, और अब उस सवाल को खोजने के लिए, उसका उत्तर खोजने के लिए, उससे जुड़े हुए जो विषय हैं, जो सामग्री है, उसका आप अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। और फिर जाकर के आपके भीतर एक साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी वाला मामला आ जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप कबीर को खूब पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, जायसी को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कवियों को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अचानक से आपको आया कि यार कबीर के राम और तुलसी के राम, राम तो राम ही है, पर कबीर ने अपने राम को कुछ अलग ढंग से देखा है क्या, तुलसी ने अपने राम को कुछ अलग ढंग से देखा है क्या, दोनों में समानताएं और असमानताएं भी हैं क्या। अब आपने क्या किया, और पढ़ना शुरू कर दिया, पूरी परंपरा को देखना शुरू कर दिया कि राम को बाकी सारे काव्यों में कैसे देखा गया है, कैसे समझा गया है, कैसे उन पे बातचीत की गई है। और उस सवाल के जवाब में आपने एक वैज्ञानिक अध्ययन की गति को अपने भीतर समाहित कर लिया, और फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रक्रिया है बहुत जरूरी है, क्योंकि शोध में बहुत बार भटक जाने की भी गुंजाइश रहती है। करने कुछ और गए थे और करने कुछ और लगे। तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी है, आपको फोकस्ड करता है, आपको संधान पे ले जाता है। जिस विषय पे आपको खोजना है, जिस विषय तक आपको पहुंचना है, उसमें यह आपकी बहुत मदद करता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो चौथा गुण है, या चौथी अर्हता है अध्ययन की वैज्ञानिकता। जो पांचवा गुण है वह है तटस्थता या न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहना चाहिए शोधार्थी को, ठीक है। जब तक आप न्यूट्रल नहीं रहते हैं शोध के दौरान, ठीक है, तटस्थ आप नहीं रहते हैं, तब तक आपका शोध वैज्ञानिक नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात है कि वैज्ञानिक विषयों पे जब विद्यार्थी शोध करता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस से जुड़ा हुआ कोई विषय है, तो उस पे उसका न्यूट्रल रहना थोड़ा आसान है, ठीक है, कि क्या खोजा, क्या केमिकल से क्या रिएक्शन हुआ, क्या पता चला, क्या हुआ। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है सामाजिक विज्ञान या मानविकी से जुड़े हुए विषयों पे न्यूट्रल रह पाना, क्योंकि ये सारा का सारा मामला संवेदनाओं का, भावों का, विचारों का और परिवेश का होता है, ठीक है। अब मैथ्स में ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 + 2 = 4, ठीक है। लेकिन सवाल हो कि सीमा और गीता दो आपके दोस्त हैं, दोनों में ज्यादा अच्छी कौन, मुश्किल खड़ी हो गई। आगे बात समझ में कि नहीं? ये मामला पूरा का पूरा भाव का है। तो जहां इमोशन आ जाए, जहां विचार प्रधान होने लगे, इमोशन हो, कल्पना हो, सौंदर्य हो, वहां न्यूट्रल बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए साहित्य के विद्यार्थियों को, मानविकी के विद्यार्थियों के लिए तटस्थ बने रहना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कबीर को बहुत प्यार करते हैं, आपको लगता है कि पूरे हिंदी साहित्य के जगत में कोई एक कवि है जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो वह कौन है? कबीर है। एग्जाम्पल ले लिया आपने, ठीक है। आपने कबीर पे शोध करने का मन बना लिया, ठीक, एक महान कवि के ऊपर शोध करेंगे आप, रिसर्च करेंगे उनकी कविताओं के हवाले से, ठीक है। अब आपने इस प्रक्रिया में ये देखना ही बंद कर दिया, आपने आंखें ही मूंद ली
कि कबीर ठीक है, महान कवि हैं, बड़े कवि हैं, बहुत वैज्ञानिक अप्रोच के साथ अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपने ये इतना आप उनसे प्यार करते हैं, उनको लेके इतने आप भावुक हैं कि आपने ये देखना जरूरी नहीं समझा या देख के भी अनदेखा कर दिया कि सब बात तो ठीक है लेकिन स्त्रियों के मामले में कबीर बहुत उदार नहीं है। आई बात समझ में? अब इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, तो यहां तटस्थ रहना आपका जरूरी है। और देखिए कि महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा, महादेवी वर्मा के संस्मरणों को आप कभी पढ़िएगा। महादेवी वर्मा के संस्मरणों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भावुकता का बहुत अतिरेक वो नहीं करती हैं। जहां भाव प्रधान हो गया और विचार दब गया, ठीक है, वहां भी आनंद नहीं आएगा, और जहां विचार प्रधान हो गया, भाव दब गया, वहां भी आनंद नहीं आएगा। दोनों के बीच में एक बहुत बारीक संतुलन जरूरी होता है, और शोधार्थी के लिए ये तटस्थता, ये न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मानविकी और मानविकी के जो विषय और खासतौर पे भाषा और साहित्य के जो विषय हैं, उनको लेकर के तटस्थता बहुत जरूरी है। अगर आप तटस्थ नहीं होंगे तो आप अच्छे शोधार्थी नहीं हो पाएंगे, और शोध की जो अर्हता है उसे आप पूरी नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में? इसके बाद छठा जो गुण है वह है धैर्य। वो तो होना ही चाहिए, पेशेंस। धैर्य बहुत अनिवार्य तत्व है, शोध के लिए भी नहीं, सिर्फ शोध के लिए ही नहीं, जीवन के लिए भी। हालांकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो मैगी की तरह बिल्कुल फास्ट है, सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। लेकिन धैर्य जो है वह आपको, आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, आपको बड़ा बनाता है, और ये होना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए कि हमारे भीतर थोड़ा धैर्य विकसित हो सके। शोधार्थी के भीतर धैर्य बहुत होना चाहिए। इसलिए धैर्य होना चाहिए कि वह इतनी सारी जटिलताओं से उसे गुजरना है। रिसर्च के दौरान कई बार बहुत एंजाइटी होने लगती है, ठीक है, लगता है कि यार इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, तो आपका कई बार पेशेंस जो है वो जवाब देने लगता है। जब आप पीएचडी करेंगे, जब आप पढ़ेंगे सच में, तो आपको लगेगा अरे यार ये भी है, ये भी है। जितना करोगे उतना लगेगा कम ही हो रहा है, जितना करोगे उतना लगेगा कि कम ही हो रहा है। तो पेशेंस जो है, धैर्य जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि गहन अध्ययन, विश्लेषण, सामग्री संकलन से लेके जितना भी फील्ड वर्क है, जिस भी तरह का शोध है, उन सब में आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है। उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और धैर्य अगर आप खो देंगे तो विषय का सूक्ष्म अवलोकन भी आप नहीं कर पाएंगे, उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, फिर जल्दबाजी में आप सब कुछ करना चाहेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना हो और आपको 2 दिन का समय दिया जाए, तो आप बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आप निबंध लिखेंगे। और अभी मैं आपसे कहूं तुरंत इसी विषय पे आप निबंध लिखिए, तो ज्यादा बेहतर निबंध आप कब लिखेंगे? जब आपके पास समय होगा, सोचेंगे, विचारेंगे। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। शोध की अर्हताओं में धैर्य का प्रमुख स्थान है। पेशेंस, एक पेशेंस वाला जो शोधार्थी है वह ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे सकेगा, ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा, ठीक है। और आपने सुना भी है, ठीक है, वो गाना बड़ा फेमस एक गजल है, जगजीत सिंह की है संभवतः, कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये लाइन तो हटा दीजिए, लेकिन इसमें एक लाइन आती है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, ठीक है। तो जब कोई बड़ा काम आप करते हैं तो उस बड़े काम के लिए बड़ा धैर्य भी आपको चाहिए, और उसमें आपको वक्त देना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है। तो धैर्य एक प्रमुख गुण है। इसके बाद 1-2 और बातें। 7वां जो गुण है वह है कठोर परिश्रम, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। कठोर परिश्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्ड वर्क। आपने रिसर्च में, रिसर्च शब्द में जो H है, H बिलोंग्स टू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ठीक है। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी का मतलब होता है कठोर परिश्रम बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्योंकि विषय चयन के साथ ही सामग्री संकलन, फिर सामग्री संकलन का अध्ययन, उसका विश्लेषण, कौन सी शोध पद्धति का इस्तेमाल होगा, फील्ड वर्क में जाना, डेटा एनालिसिस करना, कई तरह के आपको काम करने होते हैं।
और वो काम आपसे बहुत परिश्रम की मांग करते हैं, बैठे बिठाए कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर शोधार्थी परिश्रमी नहीं है, टाल देने वाला है किसी भी तरह से कुछ भी करके, तो उसका शोध विश्वसनीय नहीं हो पाएगा, प्रामाणिक भी नहीं हो पाएगा और समाज और दुनिया के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अर्हता है, महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद एक जो गुण है वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जान लेने की इच्छा, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आपको विस्तार से बताया था कि इसी जिज्ञासा और प्रश्न के भाव से ही रिसर्च का जन्म होता है। लेकिन उसके बाद भी जब रिसर्च हो रहा होता है तब भी जिज्ञासा का भाव बनाए रखना जरूरी होता है कि आगे और क्या, आगे और क्या। और ये जिज्ञासा दरअसल आपकी रुचि को बताता है। जिज्ञासा है तो रुचि है, और रुचि है तो कोई काम आप अच्छा से कर सकेंगे, बेहतर से कर सकेंगे। आपको खेलना मान लीजिए पसंद है, उसमें आपकी रुचि है, तो खेलने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है आपको? विदाउट मोटिवेशन आप जब मन तब खेलने के लिए तैयार हैं। रील देखने के लिए भी किसी मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको मजा आता है, तुरंत फोन निकाला और रील देखना शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत मजा नहीं आता, आता भी होगा पर उतना मजा नहीं आता है जितना रील देखने में आता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से तो जिज्ञासा के भाव को बनाए रखना, क्योंकि जितने अच्छे आप जिज्ञासु होंगे उतनी अधिक प्रश्न खड़े होंगे और उन प्रश्नों के समाधान के लिए और आपकी कोशिशें होंगी। देखिए फिर हार्ड वर्क आ जाएगा। ठीक है, जितने प्रश्न, जितनी जिज्ञासाएं, उतनी अधिक मेहनत। ठीक है, और जितनी मेहनत, ठीक है ना, उतना अच्छा रिसर्च। आई बात? सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा कम महत्वपूर्ण है, सब के सब महत्वपूर्ण है। और अंत में आता है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। एक सवाल हमेशा खड़ा किया जाता है कि कला और विज्ञान क्या दोनों एक दूसरे से अलग हैं? आप बुनियादी तौर पे जवाब देंगे कि हाँ, लेकिन गहरे तल पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक जैसे वैज्ञानिक खोज होता है, तो वैज्ञानिक खोज के लिए वैज्ञानिक को क्या करनी पड़ती है? कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। एक कलाकार को भी साधना करनी पड़ती है। लता मंगेशकर यूं ही लता मंगेशकर नहीं हो जाती है, अरिजीत सिंह यूं ही अरिजीत सिंह नहीं हो जाते हैं, विराट कोहली यूं ही विराट कोहली नहीं हो जाते। उसके पीछे एक लंबा त्याग, लंबी साधना और लंबी तपस्या है। आप देखेंगे कि एक कलाकार और एक वैज्ञानिक, दोनों की मूल प्रकृति जो है उसमें एक जो समानता है वो है निरंतरता, लगे रहना, डूबे रहना। लता मंगेशकर की आवाज हमें रूहानी इसलिए लगती है कि जब वो गाती है तो लगता है कि बस वो डूब गई है ना। असाध्य वीणा अज्ञे की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसमें कहता है कि मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, स्वयं शून्य में। वो वीणा बजाते बजाते स्वयं शून्य में डूब गया है, इतनी गहराई से वो डूबा है वीणा बजाने में। तब जाकर कि उसकी वीणा की झंकार जो है करोड़ों करोड़ों हृदयों को एकदम से स्पंदित कर देती है। एक कलाकार और एक वैज्ञानिक, दोनों की जो चेतना होती है वह डूब जाने की चेतना होती है अपने काम में। ठीक है, साधना जो है, तपस्या जो है, वह एक वैज्ञानिक भी करता है और एक कलाकार भी करता है। ठीक है, अपने अपने विषय को रिजल्ट में, परिणाम में लाने के लिए एक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब वीणा की तार है, तो वीणा की तार में कौन सी तार को कब, कहां और कैसे बजाना है, ये बहुत वैज्ञानिक है, ये बहुत साइंटिफिक है। अगर वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं बजाओगे तो आवाज सुरीली नहीं निकलेगी। और विज्ञान जब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर जब बढ़ता है, जब कुछ खोज लेता है, तो वो खोजी गई चीज कला बन जाती है। हवाई जहाज का खोज किया गया, लेकिन हवाई जहाज जब बन गया तो लगता है वाह क्या कलाकृति है, आसमान में उड़ता है ये जहाज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं
कि कला जो है वह अपने भीतर विज्ञान को समाहित किए हुए है, और विज्ञान अंत में कला बन जाता है, आर्ट बन जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए कहा गया है शोध एक कलात्मक विज्ञान है, और अगर उसमें कलात्मकता है तो सृजनात्मकता आनी चाहिए। खास तौर पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें संवेदना, सौंदर्यानुभूति और कल्पना शक्ति की बात की जाती है। ठीक है, एक शोधार्थी के पास बहुत सारी सामग्री है, अध्ययन है, वर्णन है, विश्लेषण है। अब उस अध्ययन को, उस सामग्री को कैसे सजाना है, कैसे खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करना है, एक से बारीक बातों को बहुत सूक्ष्मता के साथ सुंदर ढंग से सजा देना है, ताकि पढ़ने वाले के सामने वो एक कला की तरह, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो प्रस्तुत हो सके। मकान हम देख रहे हैं, ये मकान बना है ईंटा, सीमेंट, चूने गारे और पेंट से, यही ऐसे ही बना है ना। ईंटे को इधर फेंक दीजिए, सीमेंट को उधर फेंक दीजिए, चूने को उधर फेंक दीजिए, क्या मकान बन पाएगा? इस मकान को आकृति देने के लिए सजाया गया है उसको, उसके पीछे एक योजना है, उसके पीछे एक मेहनत है, और उस योजना और मेहनत को जब तैयार कर दिया गया तो मकान का ढांचा हमारे सामने खड़ा हो गया। और वो जो ढांचा खड़ा किया गया, दैट इज क्रिएटिविटी। उसको सलीके से, तरीके से सजाया गया, बनाया गया, संवारा गया, एक एक ईंट को सही जगह पे फिट किया गया, पेंट कहीं कम ना हो, कहीं ज्यादा ना हो, संतुलित किया गया, तब जाकर वह सुंदर आकृति हमारे सामने आई। यही तो है सृजनात्मकता, और यही काम करना होता है एक शोधार्थी को। जो भी सामग्री संकलन है, अध्ययन है, विश्लेषण है, उसके एक एक अवयवों को ठीक से सजाना, बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना, तब जाकर जैसे एक खूबसूरत महल बनता है, वैसे ही एक खूबसूरत परिकल्पना, खूबसूरत उद्देश्य के साथ उसका शोध जो है वह सामने आता है। तो इसलिए जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, यह भी एक शोध की अर्हता का एक प्रमुख आयाम है, और एक शोधार्थी में ये गुण होने चाहिए। और इन गुणों को अगर एक शोधार्थी आत्मसात करता है, जो अर्हताएं, शोध की अर्हताएं हैं, जो मांग है, अर्हताओं का मतलब मांग, क्या मांग करता है शोध, क्या क्या चाहिए उसे, और जो चाहिए अगर आप देते हैं तो आप एक अच्छे शोधार्थी हैं। तब जाकर के एक बेहतर शोध आप दे पाते हैं, या जो इन चीजों को आत्मसात करते हैं वो बेहतर शोध दे पाते हैं, और वह शोध विश्वसनीय होगा, ठीक है, उपयोगी होगा, ठीक है ना, सुंदर होगा, और समाज और दुनिया के लिए उपयोगी होगा। यही है शोध की अर्हताएं, गुण, जिन्हें आप शोध की अर्हताएं भी कह सकते हैं, और शोधार्थी के भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी आप कह सकते हैं। आगे बात समझ में? आपको अगर लगता है कि कोई और चीज हो सकती है इसमें, हाँ, तो सोच के आइएगा, ठीक है, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। बेसिक चीजें यही हैं, बेसिक बातें यही हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर अगली क्लास में हम शोध की जो महत्व है या जो विशेषताएं हैं उस पर बात करेंगे। फिर धीरे धीरे शोध के प्रकार से लेके एक एक प्रकारों पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और आज के वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने बाद में देखना हो तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार से देख लीजिएगा, ठीक है। बंद कर दो इसको।